अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे, ईमान की हालत में रखे। दोस्तों, जो लोग भी बीमार हैं सभी के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सभी को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर दाइमा नसीब फरमाए। जो लोग भी हज 2023 में जा रहे हैं, अल्लाह ताला सबका जाना आसान फरमाए, सबको अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फरमाए। दोस्तों, मैं एक अनोखी चीज़ आपको बताने चला हूँ, जिसकी ज़ियारत इंशाअल्लाह आपको सभी को करनी है, करने की कोशिश करनी है। देखिए, कोई फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन जिस जगह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आराम किया, अब से तकरीबन 1450 साल पहले जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे, एक पेड़ है मदीना मुनव्वरा के अंदर कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र के लिए जा रहे थे कि आप जो है रास्ते में थकान महसूस हुई तो आप आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे जो बिल्कुल सूखा हुआ था, जिसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं था और जो खुश्क हो गया था। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर जो है पत्ते वग़ैरह लगा दिए और उसे हरा भरा कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा था, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल के बाद भी आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो का तू खड़ा हुआ है। रेगिस्तान में है, जंगल में है, दूर दूर तक कोई पेड़ नज़र नहीं आता, लेकिन ये पेड़ अकेला खड़ा हुआ है और ये नबी के ज़माने का है। तो अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। किसी टैक्सी वाले से आप कहेंगे कि भाई वो पेड़ हमें देखना है जो नबी के ज़माने का है, तो वो आपको ले जाएगा। आप जो आम ज़ियारत पर जाएंगे, जो बस वाला आपको लेकर जाएगा, वो वहाँ लेकर के नहीं जाएगा। वो जो है जो मशहूर चीज़ें हैं, 5-7 चीज़ें, जैसे मस्जिद ज़ुल्क़िबलतैन है, मस्जिद क़ुबा है, अहद पहाड़ है, मस्जिद फ़ातिमा, ये 5-7 जगह हैं जहाँ जहाँ वो लेकर के जाता है। सब जगह लेकर के नहीं जाता, इसलिए आपको अगर ऐसी जगह जाना है तो अलग से आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। आप जाना चाहें जा सकते हैं, न जाए तो कोई गुनाह नहीं है। दोस्तों, अली फ़ारूक भाई ने कहा है कि जयपुर से मेरा सवाल है कि अज़ीज़िया में मिल्क और मीट बनाने के लिए मीट कहाँ से परचेस करें, बराए करम इसकी वजाहत करें। भाई, मीट के बारे में मैंने कल परसों भी बताया था, वहाँ बाहर से जो है मशीनों से कट कर आता है। तो आप अगर मुर्गे का मीट लेना चाहें तो न ले तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो वहाँ जो परचून की दुकान होती है उसके ऊपर ही वहीं जो है आपको मुर्गा मिल जाता है, और वो जो है ताज़ा नहीं मिल पाता। वो जो है फ्रिज में लगा हुआ मिलेगा, पैकेट मिलेगा आपको, बंद मिलेगा। और जो ताज़ा गोश्त होता है बड़े जानवर का, गाय का, भैंस का, तो उसकी जो है दुकानें हैं, अज़ीज़िया में उसकी दुकानें हैं। आप जो है किसी जो है दुकान वाले से मालूम कर ले, परचून वाला भी बता देगा। परचून वाले ज़्यादातर पाकिस्तानी हमारी तरफ के ही होते हैं, तो उनसे मालूम कर ले भाई गोश्त की दुकान किधर है, तो करीब ही आपको मिल जाएगी। वहाँ से ताज़ा गोश्त आप जहाँ से कहेंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रहे कि इंडिया के हिसाब से अगर आप उसका रेट देखोगे तो 700-800 रुपये केजी मिलेगा, क्योंकि 40-50 रियाल केजी देते हैं वो। कुछ तो हाजियों की खाल उतारते हैं, वैसे इतना महंगा नहीं है, हाजियों के लिए ज़्यादा महंगा कर देते हैं। हमने खुद लिया तो तकरीबन 700 रुपये किलो, इंडिया के 700 रुपये किलो के हिसाब से हमें पड़ा। तो आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि हम ये कैसे पता करें कि हमारे यहाँ पर कैंप कहाँ लगा है, हज कमेटी की तरफ से ट्रेनिंग के लिए, या फिर कब लगेगा। भाई, इसके लिए आप जो है हज कमेटी का जो नंबर है, हज कमेटी ऑफ इंडिया, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर हज कमेटी का जो है फ़ोन नंबर आएगा। उन पर फ़ोन करके आप उनसे पूछें कि हम जो है फ़ला ज़िला में हैं और हमारे ज़िले में ट्रेनिंग का जो है कैंप कहाँ लग रहा है, कहाँ सिखाया जा रहा है, वो आपको बताएंगे। इसी तरीके से मोनिस समद भाई ने पूछा है कि क्या इंडक्शन
इंडिया से अपने साथ ले जा सकते हैं, हैंड बैग में ले जा सकते हैं या बैग में रखना होगा? भाई इंडक्शन ले जाने की इजाज़त नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आप ले भी जाएंगे तो आप जो है हैंड बैग में नहीं ले जा सकते। अव्वल तो ये ले जाने की इजाज़त ही नहीं है, आप इसे लेकर ही ना जाएं। अगर आप जूतू करके ले भी गए तो वहाँ चलाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए आप ना ले जाएं, मेरी राय ये है। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि हज के दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर किस किस मुकाम पर अवेलेबल है? भाई वहाँ जो है आपको नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिक, आपको अपनी ख़रीदनी पड़ेगी। वहाँ आप अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगी। आपको वैसी व्हीलचेयर तो मिल सकती है, और ये वहाँ मिलेगी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकान है मक्के में, और उसी के बराबर में एक रूम है। और वहाँ किसी से मालूम कर ले, जो सफाई करने वाले होते हैं, वहाँ काम करने वाले होते हैं हरम में, जिनकी ड्रेस जो है ग्रीन कलर की होती है, वो अक्सर इंडिया पाकिस्तान के ही होते हैं, उनसे मालूम कर ले तो आपको बता देंगे वहाँ से मिल सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिक नहीं मिल सकती, ये आपको अपनी ख़रीदनी होगी। इसी तरीके से फैसल फ़िरोज़ भाई ने पूछा है कि चेक इन बैग में कुकिंग के लिए सरसों का तेल ले जा सकते हैं? भाई सरसों का तेल ले जा सकते हैं, और एक आदमी जो है 2 लीटर का जो है डब्बा ले लें, सुगंध का ले लें, डब्बा ही ले, उसका पैकेट ना ले जाएं। तेल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटे बैग में ना रखे, बड़े बैग में रखे, और उसे एहतियात से रखे, सामान के बीच में दे दे, या जैसे आटा वगैरह हो उसके बीच में दे दे, ताकि बराबर में जो है किसी वजह से कोई चीज़ लगकर वो फूट ना जाए। क्योंकि जब सामान उतारा जाता है जहाज़ में से, तो कुली जो है सामानों को इसी तरह फेंकते हैं ऊपर से, तो फटने का ख़तरा रहता है। एहतियात से बहुत अच्छी तरह से उसे पैकिंग करना है आपको। इसी तरीके से इम्तियाज़ आलम भाई ने पूछा है कि हज़रत रियाजुल जन्ना के परमिट नहीं मिल पाया और वहाँ नहीं जा पाए तो हुजूर के रोज़े मुबारक पे हाज़िरी हो जाएगी या नहीं? भाई रियाजुल जन्ना नबी के रोज़े से बिल्कुल मिला हुआ है, लेकिन उसका रास्ता अंदर से है। आप ज़ियारत दूर से देख तो लोगे, लेकिन वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते रियाजुल जन्ना में। रही बात नबी के रोज़े की, नबी के रोज़े पर आप दिन रात खूब जाइए, किसी वक्त रोक टोक नहीं है, कितनी बार जाइए। बस ये है कि वहाँ खड़े नहीं होने दिया जाता। आप नबी के रोज़े पर खड़े नहीं हो सकते। आपको जो है बाबुस्सलाम दरवाज़े से आप अंदर घुसेंगे, और आर पार जो है दरवाज़ा है, रास्ते में जो है नबी का रोज़ा आएगा, सलाम पढ़ेंगे और उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। आप वापस दोबारा हटकर जाना चाहें या कुछ देर रुकना चाहें तो पुलिस वाले खड़े रहते हैं जो आपको रुकने नहीं देते। याद रहे, आपको वहाँ हाथ उठाकर कोई दुआ नहीं मांगनी है, वरना पुलिस वाले जो है आपके हाथों पे डंडा भी मार सकते हैं और आपको पकड़कर बाहर छोड़ के आएंगे। ये जायज़ भी नहीं है, गलत है। तो आप वहाँ कोई दुआ ना मांगे, बस सिर्फ़ आप जो है नबी के रोज़े पर आप सलाम करेंगे। पहले नबी का रोज़ा आएगा, देखिए वहाँ गोल गोल जालियाँ बनी हुई है, और गोल गोल जो है जैसे एक आला होता है, इस तरह से जो है बने हुए हैं। तो पहली जो जाली है जिधर से आप आ रहे हैं वो नबी का रोज़ा है, उसके बाद अबू बकर का है, फिर हज़रत उमर का है, उसके बाद आप बाहर निकल जाएंगे। इसी तरीके से रफ़ीक पटेल भाई ने पूछा है कि अगर मेट्रो नो किया है तो तीसरी किस्त में जो है उतने पैसे कम जाएंगे? भाई पैसे तो आप मुकम्मल भरेंगे, जितनी किस्त सबकी भरी जा रही है आपकी भी इतनी भरी जाएगी, लेकिन आपके पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे। क्योंकि मेट्रो जो है महंगी है, बस सस्ती है। जिसने नो किया है उसे बस की सर्विस मिलेगी और उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। समीउद्दीन मलिक भाई ने पूछा है कि हाजी जी ये बताएं कि वहाँ औरतों की जगह जमात होती है क्या? वहाँ औरतों की जमात अलग से नहीं होती। जो इमाम मर्दों को नमाज़ पढ़ाता है हरम में या मस्जिद नबवी में, उन्हीं के साथ औरतें नमाज़ पढ़ती हैं, उनकी जगह अलग है। यानी वहाँ नमाज अलग अलग नहीं पढ़ती जैसे यहाँ घरों में पढ़ती है, जमात के साथ ही पढ़ती है, लेकिन अलग अलग पढ़ती है। और जब आपने ये सवाल किया है तो आपको एक बात और बताता चलूँ, साथ में मेरे जहन में आ रही है। जैसे ही वहाँ फ़र्ज़ नमाज का सलाम फिरता है
तो जो है वहाँ हाथ उठाकर दुआ वगैरह नहीं मांगते, जैसे हमारे यहाँ सलाम फिरते ही फ़ौरन दुआ मांगते हैं, तो वहाँ नहीं मांगते। सलाम फिरते ही बस नमाज़ पूरी हो गई और लोग उठ के चल देते हैं। तो सलाम फिरते ही वहाँ मुअज्जिन जो है ऐलान करता है अरबी में, और वो जनाजे का ऐलान करता है। भाई जनाजे तैयार, हर नमाज में जनाजा होता है, कोई नमाज मुश्किल आपको मिलेगी जिसमें जनाजा ना हो। तो यही मक्के में हाल है, यही मदीने में। तो फ़ौरन जनाजे की नमाज़ लोग वहीं जो है उसी जगह खड़े हो जाते हैं और जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं। देखिए औरतें भी क्या करती है, जनाजे की नमाज़ पढ़नी शुरू कर देती है, जबकि औरतों के लिए जनाजे की नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, इसलिए औरतें जनाजे की नमाज़ ना पढ़ें। और मर्द इस बात का ख्याल रखे, वहाँ जब जनाजे की नमाज़ इमाम पढ़ाता है तो सलाम एक तरफ ही फेरता है, दूसरी तरफ नहीं फेरता। वो उनके इमाम के नज़दीक ऐसा ही है। तो हमें क्या करना है, दूसरी तरफ सलाम हमें ख़ुद ही फेर लेनी है, यह आपको जहन में रखना है। इसी तरीक़े से अताउर रहमान भाई ने पूछा है कि अज़ीज़िया में मीना 8 ज़िलहिज्जा जाने के लिए क्या मुअल्लिम की तरफ से बस मिलेगा, और अगर मैंने मेट्रो सर्विस ली है। भाई 8 में नहीं, 7 तारीख में आपको शाम के वक्त या रात में वहाँ से ले जाया जाएगा अज़ीज़िया, वहाँ मीना में। तो मीना में जिसने मेट्रो सेलेक्ट किया है या नहीं किया है, सबको बस से ले जाया जाएगा। मेट्रो अज़ीज़िया में नहीं है, मेट्रो तो सिर्फ जो है मीना से मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, बस यही 3 जगह पर जाती है और कहीं नहीं जाती। तो आप जब मीना में पहुंच जाएंगे बस आपको छोड़ेगी, उसके बाद आपका मेट्रो का सफ़र शुरू होगा। मीना से आप जो है अरफ़ात जाएंगे तो आप जो है मेट्रो से जाएंगे, अरफ़ात से मुज़दलिफ़ा आएंगे तो मेट्रो से आएंगे, मुज़दलिफ़ा से मीना आएंगे तो मेट्रो से आएंगे। ये मेट्रो का सफ़र है, बिल्डिंग से आपको बस से ही ले जाया जाएगा। सलमान मंसूरी भाई ने पूछा है कि हाजी साहब हमारे घर से 2 लेडीज़ और 1 जेंट्स है, तो अज़ीज़िया में लेडीज़ का रूम अलग है और जेंट्स का अलग है क्या? नहीं, अज़ीज़िया में रूम आपको एक ही मिलेगा। आपके साथ में जितनी भी लेडीज़ हैं, मर्द हैं, औरत है, जो भी आपका ग्रुप है, पूरे ग्रुप वालों को, चाहे उसमें औरतें हों या मर्द हो, सबको एक ही रूम मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप 4 आदमी हैं या 3 आदमी हैं और जो रूम आपको मिला है वो 8 आदमियों का है या 6 आदमियों का है, 6 बेड उसके अंदर हैं, तो 2 आदमी और उसके अंदर आपको शामिल करने होंगे और 2 आदमी और रहेंगे। ऐसा नहीं कि बेड 6 का है और आप 4 हैं तो 4 रहेंगे, 2 को नहीं घुसने देंगे, ऐसा नहीं। वहाँ अंदर जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो बेड लगे हुए होंगे, जितने आदमियों का वो रूम होगा इतने ही बेड होंगे। हर बेड पर बिस्तरा बिछा हुआ होगा और तकिया लगा हुआ होगा, नया कंबल रखा हुआ मिलेगा, और हज कमेटी की तरफ से कुछ ना कुछ तोहफ़ा, खजूर, बिस्कुट वगैरह भी आपके बिस्तर पर रखा मिलेगा। तो आप कमरे के अंदर घुसते ही समझ लीजिए जितने बेड है कि इतने आदमियों का ये कमरा है, इतने आदमी इसमें रहेंगे। बहरहाल लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग नहीं रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे अज़ीज़िया में। इसी तरीक़े से मंजू रानी बहन ने पूछा है कि भाई आप ये बताएं कि दिल्ली की फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगी। भाई दिल्ली की फ़्लाइट इंशाल्लाह सबसे पहले जाएगी और 21 मई से इंशाल्लाह शुरू होगी, तो आप अपनी तैयारी रखें। इसी तरीक़े से नज़ीर अहमद भाई, इन्होंने कहा कि जनाब क्या इलेक्ट्रिक केतली चाय बनाने के लिए ले जा सकते हैं? जी हाँ, इलेक्ट्रिक केतली जो है आप ले जा सकते हैं चाय बनाने के लिए, इसमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आप इसे हैंड बैग में न रखें, बड़े बैग में ही आपको रखना है। एक भाई ने पूछा है मुफीज़ुल हुसैन कि जनाब रियाज़ुल जन्ना क्या है? देखिए रियाज़ुल जन्ना जन्नत की क्यारी है, ये ज़मीन जन्नत की है, जन्नत से उतारी गई है, नबी के रोज़े से बिल्कुल मिली हुई है, इसकी बड़ी फजीलत है। जिसने इसमें 2 रकात नमाज नफिल अदा की तो ऐसा है जैसे उसने जन्नत में नमाज़ पढ़ी हो, तो इसकी बड़ी फजीलत है। आप हजरात का अगर मौका लग जाए, परमिट आपको मिल जाए, मैंने उसका तरीका बता दिया है वीडियो में कल, तो आप जो है ज़रूर इसमें 2 रकात पढ़ने की सआदत हासिल करें, वरना आपकी ज़ियारत तो दूर से भी हो जाएगी। आप दूर से भी देख सकते हैं, मोबाइल में वीडियो मोबाइल में भी देख लोगे, लेकिन असल है कि वहाँ 2 रकात नफिल पढ़ ली जाए। ज़िंदगी में अल्लाह ने एक बार भेजा है, पता नहीं दोबारा आप जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए जो भी काम हो सके आप करें। इसी तरीके से फ़िरोज़ खान भाई ने पूछा है कि परमिट के लिए
हमें कैसे पता चलेगा कि हमें मदीना कब जाना है? देखिए, जैसे ही आपकी फ़्लाइट की डेट आएगी तो जो आप कवर नंबर डालकर चेक करते हैं वहाँ फ़्लाइट भी लिखा हुआ है, मकतब नंबर, रूम नंबर, बिल्डिंग नंबर। तो फ़्लाइट के सेक्शन में आपको लिखा हुआ आएगा जो भी आपका मार्केशन है, जैसे दिल्ली टू मदीना या दिल्ली टू जद्दा। तो आपके यहाँ अगर लिखा हुआ है दिल्ली टू मदीना तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो फ़्लाइट है वो मदीने की है। तो जब मदीना आपको पहले जाना है तो आप फ़ौरन यहीं से परमिट ले लें, रियासुल जन्ना का परमिट ले लें। और वहाँ लिखा हुआ है कि दिल्ली टू जद्दा, तो जद्दे का मतलब है कि आप मक्के में जाएंगे, पहले मक्के रहेंगे और हज करने के बाद आप मदीने में जाएंगे। आपकी वापसी जो है वो मदीने से होगी। तो फिर आप परमिट ना लें, मक्के में जाकर ले लें। और अगर अभी से लेना चाहें बहरहाल चेक कर लें, क्योंकि उसमें डेट लिखी हुई आ जाती है, ग्रीन और जो है लाल जो है कलर का निशान आता है। तो जो ग्रीन है वो जगह खाली है, वो डेट आप ले सकते हैं। जहाँ जो है वो रेड हो रहा है, लाल कलर आ रहा है, समझ लीजिए कि वो जगह फुल है। तो हज पे बहुत भीड़ होगी, हो सकता है 1 महीने तक नंबर ना है, तो आप यहीं से उसे चेक कर लें। अगर देखें कि भाई बकरीद के बाद जो है मिल रहा है तो आप उसी के हिसाब से जो है परमिट ले लें। इसी तरीके से शमीना इफ़त बहन ने पूछा है कि क्या मैं मसाला पीसने वाला मिक्सर ले जा सकती हूँ? जी हाँ, ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फजल खान भाई ने पूछा है कि आखिरी किस्त कितनी हो सकती है? इसका अंदाज़ा ये है कि 1 लाख से इंशाअल्लाह कम ही कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरीके से अशफाक भाई ने पूछा है कि हज़रत अम्मी अब्बू हज पर जाने वाले हैं, 2 बैग बड़ा वाला ले लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? भाई देखिए, वैसे तो मेरी राय ये है कि एक आदमी के 2 बैग होते हैं बड़े और एक होता है छोटा। तो 2 आदमी हैं तो 4 बैग जो है होने चाहिए। उधर से जो सामान ख़रीद लेते हैं, जा नमाज वगैरह ख़रीद लेते हैं, खजूर पानी, तो ये 2 बैग में नहीं समा पाता, क्योंकि एक बैग तो कम से कम हमारे ही सामान में भर जाता है। बर्तन वगैरह भी है, हमारे कपड़े लत्ते भी हैं, और ये मिक्सर वगैरह जो आप बता रही है सारी चीज़ें होती हैं। और उधर से जो सामान ख़रीदोगे वो कहीं में रखोगे, तो ले जाने का तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे एक भी ना ले करके जाएं, लेकिन आप 4 बैग ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको वहाँ से सामान लाने में आसानी है, और आपको कोई सामान ही नहीं लाना, आपको यूँ ही खाली आ जाना है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बहरहाल आप जितने बैग ले जाना चाहें ले जाएं। मेरी राय अगर लें तो 2 आदमी 4 बड़े बैग ले जाएं और 2 छोटे हैंड बैग ले जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत सारी जानकारी आज मैंने इस वीडियो में दी है। तो इस जानकारी को दूसरों तक शेयर करें, फॉरवर्ड करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।